जय हिंद दोस्तों, मैं एक कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। आइए एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो देखा जाए, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानेंगे प्राचीन भारत को जानने का स्रोत। प्राचीन भारत को जानने का स्रोत क्या है, भारत के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है और कौन सी स्रोत ज़्यादा विश्वसनीय है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारत को हम 3 स्रोतों से अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है मुख्य रूप से। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत, और साहित्य स्रोत के बाद आते हैं विदेशी यात्रियों का आगमन। विदेशी यात्रियों जो भारत में आए थे, उनका विवरण के द्वारा भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, इन तीनों स्रोतों में बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे विश्वसनीय जो है वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत के द्वारा उन सारी चीज़ों से हमको भारत के बारे में जानकारी मिलते हैं जो साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए तो साहित्यिक स्रोत उससे कम विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में कोई साहित्य, कोई रचनाकार, कोई कवि जिस राजा के यहाँ उसके यहाँ रहते होंगे, लिखते होंगे, तो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि उनके नेगेटिव पॉइंट को भी लिख सकते होंगे, वो उनको आलोचना भी कर सकते होंगे। परंतु पुरातात्विक स्रोत में जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो उन सभ्यताओं के बारे में, उन राजाओं के बारे में, उनके वैवाहिकता के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। इसलिए पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो आइए पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ मिले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सिक्के, कौन कौन सी राजाएं किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, उनसे भी प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। उनके बाद मूर्तियां ये बताती है कि वो किस धर्म से संबंधित थे, वो किस धर्म को मानते थे। इस तरह से मूर्तियां से भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद स्मारक से भी प्राप्त होती है। उसके बाद देखा जाए तो मृदभांड से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चित्रकला हो गए, चित्रकला से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख के बारे में बात किया जाए तो अशोक का अभिलेख सब लोग सुने होंगे, सब आदमी सुने होंगे अभिलेख अशोक के बारे में। परंतु सबसे पहले प्राचीन भारत की जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है और परीक्षा के दृष्टि से कौन कौन सी ऐसी अभिलेख है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो अत्यधिक बार सवाल उससे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर अभिलेखों की बात किया जाए तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, जबकि प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पॉलीग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, जबकि प्राचीन के लिपियों के अध्ययन को पॉलीग्राफी कहा जाता है। भारत के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रथम प्राचीनतम अभिलेख बोगाज कोई है। भारत के बारे में जो जानकारी मिलता है, जिस अभिलेख से भारत में प्रथम जानकारी मिलता है, वो बोगाज कोई है। परंतु बोगाज कोई जो है वो भारत में स्थित नहीं है, वो मध्य एशिया की तरफ से प्राप्त हुआ है। ये बोगाज कोई भारत की अभिलेख नहीं है। इनमें भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु यह भारत के अंदर नहीं है, बल्कि यह भारत के बाहर है। बोगाज कोई अभिलेख जो है वो भारत के बाहर है। यह अभिलेख एशिया माइन टर्की से प्राप्त हुआ है। एशिया माइन टर्की से प्राप्त हुआ है और इसका काल अवधि देखा जाए तो ये 1380 ईसा पूर्व के आसपास की अभिलेख है। इसकी खोज जो किया था, इसका खोज विकलर ने किया था। इस अभिलेख का खोज, बोगाज कोई अभिलेख का खोज विकलर नामक व्यक्ति ने किए थे। इसमें वर्णन किसका मिलता है? तो इसमें दो राजाओं के बीच संधि होता है और उस संधि में
चार देवता होते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। इन चार देवताओं के साथ में, चार देवताओं को साक्षी मान करके दोनों राजाओं के बीच एक शपथ लिया जाता है और दोनों राजाओं संधि करते हैं और वो दोनों आपस में बोलते हैं कि ऐसा युद्ध यानी भविष्य में कभी नहीं होगा। इस तरह से इस अभिलेख से भारत के प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है, परंतु यह अभिलेख भारत से बाहर स्थित है। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी अभिलेख है जिसे प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अध्ययन करते हैं भारत के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। भारत के प्रमुख अभिलेख। दोस्तों, अभिलेख के मतलब क्या होता है या शिलालेख के मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी कोई चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो वहाँ पर पत्थर पर साइड में लिखा दिया जाता है, उद्घाटनकर्ता माननीय दामोदर दास मोदी जी। तो अगर किसी दिन वो दब जाते हैं, वो पत्थर दब जाते हैं, तो उसको निकाल के अध्ययन करेंगे तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं शिलालेख, उसी को शिलालेख कहा जाता है। शिल माने पत्थर, उस पर जो लिखा गया उसी को बोलते हैं शिलालेख। अगर कोई व्यक्ति वो पत्थर को खड़ी भार के लिखेंगे, खड़ी भार के, जिसे आप आजकल होर्डिंग बहुत बहुत बड़ा बड़ा दिखाया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ के रूप में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। अगर कोई मंदिर मस्जिद के पास इस तरह से लिखा गया है, गुफा में लिखा गया हो, जहाँ पर जैसे मान लिया जाए कोई बैठने की जगह हो या तो यात्री शेड हो, तो यात्री शेड में होर्डिंग डालते हैं या कोई चीज़ का प्रचार प्रसार डालते हैं या तो कोई चीज़ लिखते हैं, तो मंदिर के गुफा में जो डालते हैं इसी को बोलते हैं गुहा लेख। गुहा लेख, इस प्रकार से इसको गुहा लेख बोला जाता है। अगर बात दबे, जैसे कोई बर्तन पर लिखते थे, ताम्र पहले तांबा का आविष्कार हुआ था, तो ताम्र के बर्तन पर जो लिखा जाता था तो उसको बोलते थे ताम्रलेख। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि अभिलेख के बारे में समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि भारत में प्रमुख अभिलेख कौन कौन थे। तो सबसे पहले भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है था वो हड़प्पा कालीन अभिलेख था। हड़प्पा कालीन में अभिलेख कौन थे? जो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्त मुहर जो प्राप्त हुआ था उस पर 7 अक्षर लिखा हुआ था। उसके बाद जो है धौलावीरा से भी जो मुहर प्राप्त हुए थे उस पर 10 अक्षर लिखा हुआ है, परंतु इन दोनों चीज़ों को अभी पढ़ा नहीं जा चुका है। इस तरह से प्राप्त हुए हैं परंतु इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। ये भारत में प्राचीनतम मुहर प्राप्त हुए हैं। ये भी प्राचीन भारत का कोई ना कोई साक्ष्य है परंतु इसे पढ़ा नहीं गया है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा गया है वो है पिपरामा का कलश अभिलेख। ये धातु के मंजू से बना था, कलश पर लिखा हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं कलश अभिलेख। इसको भाषा जो था वो प्राकृतिक भाषा था। पिपरामा कलश अभिलेख का जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था, जबकि इसका लिपि वो ब्राह्मी लिपि था। इसका लिपि जो था वो ब्राह्मी लिपि था। उसके बाद और भी प्राप्त हुए हैं। अजमेर में बाडली अभिलेख ये भी प्राप्त हुए हैं, वहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद सहगौरा के ताम्र अभिलेख, सहगौरा के ताम्र अभिलेख जो प्राप्त हुए थे वो बांग्लादेश से प्राप्त हुए थे। अभी फिलहाल वर्तमान समय में बांग्लादेश के आसपास है। ये जो अभिलेख था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल के था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये अभिलेख प्राप्त होते हैं। उस पर वर्णन किसका है? तो राशन प्रणाली का है। जिस प्रकार से आज भी देख रहे हैं कि गरीबों को या तो फिर बीपीएल परिवारों को राशन दिया जाता है, अपना भूख मिटाने के लिए उसे किसी न किसी प्रकार से भोजन दिया जाता है, तो वो समय में भी जब आपातकालीन स्थिति में मारा हो जाते थे तो उस तरह से अनाज बंटवाते थे, भूखों को खिलाने के लिए अनाज बंटवाते थे। उसी चीज़ का वर्णन मिलता है राशन प्रणाली का, ये सहगौरा ताम्र अभिलेख से। इस प्रकार से भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहा जाए तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, परंतु इसे नहीं पढ़ा गया है। और जो पढ़ा गया है वो पिपरामा का कलश अभिलेख स्थित है। अब देखते हैं कि अशोककालीन अभिलेख क्या क्या है। भारत में अशोक के शिलालेख की बात किया जाए तो अशोक के शिलालेख के बारे में बात किया जाए तो अशोक जो है, ऐसा नहीं है कि अशोक के मन में आया कि डायरेक्ट शिलालेख के माध्यम से या अभिलेख के माध्यम से जनता से सीधे संपर्क साधे। वह भी पहले दूसरे राजा से। अशोक ने ईरान के राजा डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर, अर्थात अशोक से पहले ईरान के राजा डेरियस अभिलेख का प्रयोग क्या करते थे। जिस प्रकार से आज हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं कि 28 राज्यों में
कोई राज अपना नियम लाते हैं तो उसको देख करके दूसरा राज भी अपनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अशोक ने भी ईरान के राजा डेरियस प्रथम से, हखमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर इन्होंने भी अपना राज्य में जनता से सीधा संपर्क बनाने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया। इस प्रकार से देखा जाए तो अशोक से पहले ईरान के राजा शिलालेख का प्रयोग किया करते थे। अगर अशोक के शिलालेख के बारे में देखा जाए तो इनका शिलालेख दो प्रकार से देख सकते हैं, बृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। बृहत शिलालेख की बात किया जाए, बृहत माने जो बड़ा शिलालेख प्राप्त हुए उसको बृहत मानेंगे, बड़ा मानेंगे, जो छोटा छोटा प्राप्त हुए उनको लघु शिलालेख के अंतर्गत रखा जाएगा। तो बृहत शिलालेख वो 14 को प्राप्त हुए, 14 शिलालेख जो प्राप्त हुए वो 8 स्थानों से प्राप्त। अशोक के बृहत्तम शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक के बृहत्तम शिलालेख, बृहत शिलालेख सबसे पहले शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो प्राप्त हुए हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और ये खरोष्ठी में थे, इनका जो लिपि था वो खरोष्ठी था। उसके बाद अगर इनमें देखा जाए कि किन चीज़ों का वर्णन मिलते हैं तो ये पशु हत्या पर निषेध, माने पशु हत्या को रोकने की कोशिश किया था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अशोक जो थे वो पशु हत्या के विरुद्ध थे, वो पशु हत्या को मना कर रहे थे। आगे देखते हैं कालसी की जो प्राप्ति हुआ है वो उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। कालसी में किन चीज़ों का वर्णन है तो इसमें संगम राज की वर्णन है। संगम माने मिलजुल करके रहना, संगम माने मिलजुल कर रहना। इनमें संगम राज की वर्णन है जिसमें उस समय में चोल, चेर, पांड्य आदि राज थे। इन राज्यों से मिलजुल कर रहने की वर्णन मिलती है जो कि कालसी अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। गिरनार के बात किया जाए, गिरनार ये गुजरात से प्राप्त हुआ था। इसमें किन चीज़ों का वर्णन है अभी ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अगर धौली और जौनगढ़ जो है वो कलिंग उड़ीसा से है। अशोक जो थे वो कलिंग युद्ध के बाद ही अपना व्यवहार में परिवर्तन लाए थे। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो धौली और जौनगढ़ अभिलेख से मिलते हैं, जो धर्म मित्रों की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद प्रतिवेदक सूचना दाता की चर्चा करते हैं। अपना मतलब कि प्रतिवेदन दिखाने लगते हैं कि हम जो है युद्ध नीति को परित्याग करते हैं, हम युद्ध नीति से दूर रहना चाहते हैं। इस तरह से अगर बात दूसरी अभिलेख देखा जाए तो एर्नागुड़ी जो कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। 2 अभिलेख जो हैं वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, एर्नागुड़ी और सोपारा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जबकि एर्नागुड़ी वो कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद और देखा जाए बारहमा शिलालेख, तो बारहमा शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता माने धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को एक जैसा भेदभाव करना, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करना, उसी को धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है। 13वां शिलालेख यह सबसे बड़ी शिलालेख है। इसमें जो था वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है कि कलिंग युद्ध किस प्रकार से हुआ था। इस तरह से अशोक का बृहत शिलालेख हुआ। अशोक के लघु शिलालेख को देखा जाए तो हम उन शिलालेखों को अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में विशेषकर पूछा जाता है। तो अशोक का लघु शिलालेख, लघु माने सबसे छोटा शिलालेख, सबसे पहले मास्की अभिलेख की जो प्राप्ति हुआ वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ, दक्षिण भारत के कर्नाटक से प्राप्त हुआ। इस शिलालेख में बुद्ध शाक की वर्णन है और वो अपने आप को बुद्ध के उपासक मानते हैं। अशोक जो थे वो कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को बुद्धम शरणम गच्छामि का अनुसरण करते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, इसीलिए अपना अभिलेख में वो बुद्ध के उपासक भी मानते हैं। उसके बाद भब्रू अभिलेख देखा जाए, भब्रू अभिलेख ये जो है राजस्थान के जयपुर से प्राप्त होते हैं, ये राजस्थान के जयपुर से प्राप्त होते हैं। उसमें देखा जाए तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का वर्णन मिलता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ के बारे में वर्णन मिलता है। इससे वो संदेश देता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। वो अशोक जो है वो बुद्ध धर्म को प्रचार भी करते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का वर्णन जो है वो भब्रूगढ़ अभिलेख से मिलती है, जो भब्रूगढ़ जो है वो राजस्थान के जयपुर से प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसी अभिलेख में
भब्रू अभिलेख में अपने आप को मगध का सम्राट बताते हैं। अशोक अपने आप को मगध का सम्राट, भब्रू अभिलेख जो है उसमें बताते हैं, मगध का सम्राट बताते हैं। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के जो पुस्तक हैं उन सात महत्वपूर्ण पुस्तकें की सूची की भी जानकारी भब्रूगढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं।